अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दें कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। तो जब आप लूप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो वो नेगेटिव सोचते एक समय के बाद हमारा माइंड ऐसे हो जाता है कि माइंड में मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में एक इंसान के चांसेस होते हैं कि अब वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे लाइट नहीं दिख रही, सिर्फ डार्कनेस ही नज़र आ रही है। क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, माइंड में चेंजेस करते हैं तो बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। और ऐसा मैंने कई सारे लोगों के साथ देखा है जिनको मैंने हेल्प की, कि उनका इश्यू अपने आप रिज़ॉल्व होना शुरू हो गया और उन्हें उस एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा जो रीज़न है, स्ट्रेस क्यों होता है, इनसे समझते हैं। जब हम कभी भी किसी ऐसे टास्क को ले लेते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन को ले लेते हैं जिसके कंपैरिज़न में हमारी कैपेबिलिटी कम है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है प्रोग्राम योर माइंड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर वेद प्रकाश। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, थैंक यू दिया। मेरा नाम वेद है और मैं लास्ट 15 ईयर्स से इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑफ माइंड वर्क कर रहा हूँ। और मैंने 2010 में अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम योर माइंड लॉन्च किया था। और उसके बाद से आज तक मैं इस साइंस को सिंप्लीफाई करने पे ही वर्क कर रहा हूँ, जिसे एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब माइंड है, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज। ये दो तरह की होती है, एक है वर्बल लैंग्वेज, शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन, और एक है नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से होने वाला कम्युनिकेशन। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो एनएलपी वो साइंस है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने माइंड को अपनी लैंग्वेज के थ्रू कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, और ना सिर्फ खुद के माइंड को बल्कि औरों के माइंड को भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। सो अभी आप कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करते हो और कैसे पेशेंट्स के साथ डील करते हो? एक्चुअली ये एक ऐसा साइंस है जो हेल्प कर सकता है किसी भी इंसान को उसके जो मेंटल इमोशनल इश्यूज हैं या रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। और साथ के साथ ये साइंस लोगों को हेल्प कर सकता है उनके गोल्स, उनकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। तो ज़्यादातर मेरे कोर्सेज़ हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें पर्सनल हेल्प चाहिए, जिन्हें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए। उस सिचुएशन में ऐसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं जिन्हें सपोज़ एंग्ज़ायटी है, किसी तरह का कोई फ़ियर है, फ़ोबिया है, या सपोज़ डिप्रेशन है, या कोई एडिक्शन है। सिर्फ़ एक क्राइटेरिया है कि वो अपना इश्यू खुद सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब फैमिली के उसमें ना आए कि फैमिली बोल रही कि नहीं हम लेके आ रहे हैं और आप ठीक हाँ, कर तो दो। मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ कि जिसके पास आप पेशेंट को ज़बरदस्ती लेके आएँगे तो वो उसे ट्रीट कर देगा। मेरी फ़ील्ड में विलिंगनेस होनी चाहिए, यानी सामने वाला पर्सन अपने आप को उस चैलेंज से बाहर लेके आना चाहता है, तो मैं उसे बेस्ट वे में हेल्प कर सकता हूँ। तो मतलब आप किस तरीके से हेल्प करते हो? जैसे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ में इस फील्ड में है हुँ, कि वो हुँ, भी मेंटल हेल्थ पर वर्क करते हैं। तो हुँ। आपका जैसे आपने बताया कि आपका एनएलपी करके है, हाँ, तो वो क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि एनएलपी है क्या एक्चुअल में, बिल्कुल। है ना? मतलब लोगों को अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो वो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे। हुँ, तो हुँ। क्या है? देखिए क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को अगर हम समझेंगे तो हम एनएलपी को भी बेहतर समझ पाएँगे। साइकियाट्रिस्ट वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो लोगों के मेंटल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ काउंसलिंग भी करते हैं, और मेनली वो मेडिसिन्स देते हैं हुँ, कि उनके ब्रेन के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं जो उनको हेल्प करेंगी। तो ये साइकियाट्रिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लोगों को बिहेवियर थेरेपीज़ देते हैं या उनको सेशंस देते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं। तो एनएलपी कुछ हद तक साइकोलॉजिस्ट वाले वर्क जैसा है, यानी साइकियाट्रिस्ट जैसा नहीं है, हम मेडिसिन्स नहीं दे सकते क्योंकि वी आर नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। लेकिन हम साइकोथेरेपी जैसे होती है, इन द सेम वे एनएलपी भी एक थेरेपी की तरह यूज़ की जा सकती है और हम ये कर सकते हैं। बस होता क्या है कि जो साइकोलॉजी की अप्रोच है वो ज़्यादा एनालिटिकल है। हुँ, अगर किसी को कोई फ़ियर है, कोई फ़ोबिया है, तो साइकोलॉजी में होगा कि ये क्यों शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, जो लोगों के बीच में कॉमन है, उनके क्या सिम्पटम्स हैं, और उनकी कुछ गाइडलाइंस, उनके कुछ फ्रेम्स होते हैं कि 3 सेशंस चाहिए, 6 सेशंस चाहिए, और फिर एक इंसान अपने इश्यू से बाहर आ सकता है। हुँ, एनएलपी डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि एनएलपी का सारा फ़ोकस रिज़ल्ट के ऊपर है। आप फ़ोबिया में हैं, तो इंटरेस्ट ज़्यादा एनएलपी का ये है कि आप उससे बाहर आके नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या टेक्निक्स या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको समझने की ज़रूरत है। तो जब मैं किसी को हेल्प करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उसे जो रिज़ल्ट है, वो चाहिए, वो क्या है,
और वो रिजल्ट जल्दी से जल्दी कैसे मिल सकता है। तो कई बार हमें बहुत सारे सेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। जिस वे में मैं वर्क करता हूँ उसमें मैं यूजुअली लोगों को रिकमेंड करता हूँ एक सिंगल सेशन, कि आप उस सेशन में आइए। इट विल बी अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर सेशन। ज़्यादातर मैं ज़ूम पे करता हूँ क्योंकि इंटरनेशनली भी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, और वहाँ पे मैं उनके चैलेंजेस अराउंड 15-20 मिनट्स में उनका इश्यू समझता हूँ। फिर उन्हें लॉजिकली समझाता हूँ कि आप अपने चैलेंज से कैसे बाहर आ सकते हो, ये बाहर आना क्यों पॉसिबल है। फिर मैं उनको एनएलपी बेस्ड कुछ टेक्निक्स कराता हूँ जनरली, जिसमें कुछ विजुअलाइजेशंस होती हैं, कुछ एनएलपी की टेक्निक्स होती हैं। और फिर मैं उनको एक साइंस है जिसे ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, क्योंकि माइंड बॉडी सिस्टम में ही कहीं वो इमोशंस ट्रैप्ड है, वो कैसे रिलीज हो सकते हैं, मैं वो चीजें उनको गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ। और वो रिकॉर्डिंग भी उन्हें दे देता हूँ, सो दैट वो उसे बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग अपने इश्यूज से बाहर आ जाते हैं। तो इस वे में मैं उन्हें हेल्प करता तो इसमें जैसे आपने बताया कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर करते हो, तो प्राइवेसी कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्लाइंट के साथ, हूँ। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? उसमें 2 चीज़ें होती हैं, मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ कि ये सेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड करके आपको इसका डाउनलोडेबल लिंक दे दूँगा। आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से ज़ूम सेशन जॉइन करते हैं, तो उनके पास डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं होता उस समय। या लैपटॉप से है तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ। मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, अगर आपका प्राइवेसी कंसर्न है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए और आप अपने पास सेव रखिए। बट नाउ यू आर रिस्पांसिबल। आप कल मुझसे रिकॉर्डिंग माँगेंगे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और अगर किसी का होता है कि कोई बात नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग को अपने पास प्राइवेट रखते हैं, आप सिर्फ मेरे साथ शेयर करें, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं उन्हें लिंक दे देता हूँ। तो इस वे में उनकी प्राइवेसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं, जो बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस लोगों के होते हैं, या किसी के साथ कुछ किसी तरह का अब्यूज हो गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प की है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी बातें कहीं किसी और को पता चले, तो वो उन तक रहती हैं या मुझ तक रहती हैं। Okay. तो हम्म, अभी तो ये चल रहा है क्योंकि अभी तो हम्म। बेसिकली यंग यूथ है कहीं ना कहीं, तो इनमें ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोबिया, फियर, ये सारी चीजें इनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो मतलब टीनेजर एज ग्रुप के साथ भी आप डील करते हो? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब 15-16 इयर्स क्रॉस अगर आप कर चुके हैं, तो आपकी एक समझ डेवलप हो जाती है। तो पर्सनल हेल्प में मैं जनरली कहता हूँ कि अराउंड 16 और अबव हो तो ज़्यादा बेहतर है। उससे छोटे होते हैं तो मैं कहता हूँ कि सेशन की ज़रूरत उनको कम और पेरेंट्स को ज़्यादा है, हाँ। सो दैट वो समझ सके कि अपने बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसे हेल्प करना है। तो अभी रिसेंट में कौन-कौन से केसेस आप डील कर रहे हो? मतलब अभी लेटेस्ट कोई केस ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा मतलब वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? देखिए क्या होता है कि हर इंसान जिस इश्यू से गुज़र रहा होता है, उसके लिए वो ज़िंदगी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो अभी रिसेंटली मैंने शायद 1-2 डेज़ बैक किसी को हेल्प किया है, उनको डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की है, और वो सर्जरी को लेके अ, वो पर्सन फ़ियर में है, राइट? कि मतलब हाथ-पैर काँपने लग रहे हैं कि ये होगा, क्या होगा? तो मैंने उनको 2 लेवल्स पे हेल्प किया है कि हो सकता है कि जब तक आप सर्जरी के लिए जाएँ, डॉक्टर डिनाई कर दे कि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, माइंड में चेंजेस करते हैं तो बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। और ऐसा मैंने कई सारे लोगों के साथ देखा है जिनको मैंने हेल्प की, कि उनका इश्यू अपने आप रिज़ॉल्व होना शुरू हो गया और उन्हें उस एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, कि वो जो उनको एक शिवरिंग या ट्रेम्बलिंग हो रही थी, जो टेक्निक्स मैंने उनको कराई, उससे उनका वो देन एंड देयर ही डिसॉल्व हो गया, कि अब मुझे फ़ियर नहीं है, अगर सर्जरी में भी जाना होगा तो कोई इश्यू नहीं। तो ये अभी लेटेस्ट मैंने जिनको हेल्प किया है उनका ये है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, किसी को फ्लाइंग का फ़ोबिया है या ट्रेन का फ़ोबिया है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, या किसी के साथ कुछ ऐसा है कि कुछ पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं जो बार-बार याद आती हैं, बार-बार परेशान करती हैं, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं लोगों के पास। ओके। जैसे मैंने नॉर्मली सुना है कि अब जब एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जब वर्क करते हैं, जब वो माइंड के साथ वर्क करते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में करते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं बेसिकली। हुँ, हुँ। तो आपका क्या रहता है? देखिए, मैं एनएलपी पे जब वर्क करता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एनएलपी की, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि माइंड 2 लेवल्स पे वर्क कर रहा है एनएलपी के अकॉर्डिंग। एक को हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, और सेकंड को हम कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। तो जिसे दुनिया सबकॉन्शियस कहती है, हम एनएलपी में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के एक नाम देते हैं अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड वो है जहाँ पे अवेयरनेस के साथ हम वर्क करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं। तो मैं दोनों लेवल पे वर्क करता हूँ। इसलिए मैं लोगों को लॉजिकली चीज़ें समझाता हूँ पहले, उनका एक फेथ डेवलप करता हूँ कि हाँ, ये इश्यू रिज़ॉल्व हो सकता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, आपने डिप्रेशन में जाने के लिए कोई दवा खाई थी? तो आंसर है नहीं। तो मैं कहता हूँ फिर बाहर आने में क्यों मैंडेटरी है आपको दवा खाना?
क्योंकि आप नेगेटिव सोच के अगर डिप्रेशन में चले गए तो आप उस थिंकिंग को रिवर्स करके आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस का भी है, तो स्ट्रेस का एक साइंटिफिक रीजन क्या है स्ट्रेस होने का? क्योंकि स्ट्रेस आज तक कॉमन हो गया है कि छोटे बच्चों को भी हो रहा है, अडल्ट एज वालों को भी हो रहा है, टीनेजर एज वालों को भी हो रहा है, और ओल्ड एज पर्सन को तो है ही अक्सर। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, या मतलब सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चों के लिए सिर्फ इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, या इसके अलावा भी और कोई रीजन है? इसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन है ना, स्ट्रेस क्यों होता है, हम इसे समझते हैं। जब हम कभी भी किसी ऐसे टास्क को ले लेते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन को ले लेते हैं जिसके कंपैरिजन में हमारी कैपेबिलिटी कम है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 5 केजी का डंबल उठा सकता हूँ तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन अगर मुझे 10 केजी का डंबल दे दिया जाए और मेरे मसल्स की वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ स्ट्रेन हो जाएगा, मुझे पेन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या है, जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं जैसे पहले हुआ करते थे अब वैसे नहीं है, वो चैलेंजेस ज्यादा बड़े हो गए हैं। दूसरी बात, उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हमारी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई। ये रीजन है, जो रूट कॉज है स्ट्रेस का। क्योंकि हम पहले रियल वर्ल्ड में रहते थे, अब हम रील वर्ल्ड में रहते हैं। तो जब हम रियल वर्ल्ड में रहते थे तो हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होती थी, हम सिचुएशंस को, लाइफ को फेस करते थे। अब हमें उस तरह की जो चीज़ें हैं उससे हम अपने आप को दूर देखते हैं, डिस्कनेक्टेड देखते हैं, और हम एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। तो हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो रही, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे लोग सुसाइड कर लेते हैं, राइट, अपने आप को हार्म कर लेते हैं। और लोग लोगों के साथ उस तरह से कनेक्शन में नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। पहले लोगों के साथ चैलेंजेस होते थे, लोग दोस्तों के ग्रुप में बैठते थे या फैमिली के साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, तो वो जो अंदर भरा हुआ होता था उसकी वेंटिंग आउट हो जाती थी, न्यूट्रलाइज हो जाता था वो। आज वो है नहीं। आज क्या होता है, अगर आप दुख में हो तो अपना एक रोता हुआ फोटो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे और लोग कमेंट करेंगे कि आई एम विद यू, ये, लेकिन एक्चुअली आपके साथ वहां पे शायद ही कोई, राइट। तो रीजन जो है स्ट्रेस का वो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमारी कैपेबिलिटीज़ को हमने बढ़ाया नहीं। तो कैपेबिलिटीज़ कम है और जो लोड है वो ज़्यादा है, इस वजह से स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से अगर डील करना है और रियल में डील करना है तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और हमें अपनी ज़िंदगी को समझना होगा कि कहाँ पे हम इल्यूजन्स की वजह से स्टक हैं, फंसे हुए, राइट, और रियल ग्राउंड्स पे आना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आती है जहाँ पे हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस। हमें समझना पड़ेगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हाउ टू डील विद इट, हम अपने माइंड में क्या बदल सकते हैं। क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक इंसान को स्ट्रेस हो रहा है और दूसरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब रोल सिचुएशन का नहीं है, रोल परसेप्शन का है कि हमने उस सिचुएशन को कैसे परसीव किया हुआ। और लोगों को ये नहीं पता कि वो अपना परसेप्शन कैसे बदल सकते हैं। एनएलपी हमें सिखाता है कि हम अपने परसेप्शंस को बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं। और यही स्ट्रेस आगे चल के डिप्रेशन में बदलता है, यही कारण है या कोई और कारण डिप्रेशन? देखिए क्या है, डिप्रेशन को हम अलग तरीके से देख सकते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन में कोई फर्क है? बिल्कुल है। देखिए, स्ट्रेस एक प्रेशर है, एक चैलेंज है। स्ट्रेस पॉजिटिव वे होता है। जब आप कोई गोल क्रिएट करते हैं और आप उस गोल के लिए लगे हुए होते हैं तो भी आपको स्ट्रेस होता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर रहे हैं, आप उस गोल की तरफ पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो स्ट्रेस से अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दें कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो जब आप लूप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं तो वो नेगेटिव सोचते 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 एक समय के बाद हमारा माइंड ऐसे हो जाता है कि माइंड में मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में एक इंसान के चांसेस होते हैं कि अब वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब उसे लाइट नहीं दिख रही, सिर्फ डार्कनेस ही नजर आ रहा है। तो ये कई बार स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट द ओनली रीजन। बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई एक ऐसा इवेंट हो गया और वो उस हादसे से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा, उबार नहीं पा रहा, उस सिचुएशन में वो डिप्रेशन में जा सकता है। अगर किसी इंसान के जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसे कुछ डिसीजन लेना है कि मुझे ये रिलेशनशिप एंड करना है, या मुझे इस जॉब को क्विट करना है, या मुझे इस जगह को चेंज करना है, और वो ऐसा डिसीजन जो लेना चाहिए और बहुत समय से डिले कर रहा है, उसे ले नहीं रहा, तब भी एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि हर चीज को फेस करने के लिए हमारी एक कैपेबिलिटी का लेवल होता है कि हम इतने समय तक सस्टेन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे मैं कहता हूँ, अगर पानी ऊपर आ रहा है और आपके नोज के लेवल तक आएगा तो आप पैर उचका के अपनी नोज को ऊपर कर लेंगे, लेकिन अगर पानी सर के ऊपर हो गया तो अब उससे काम नहीं चलेगा, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डूब के मर जाओगे। तो ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है अपनी जिंदगी में।
और इसमें हमारे थॉट प्रोसेस का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा। है ना। मतलब आपको भी आपके पास वैसे पेशेंट्स आते होंगे, ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जहाँ सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्लो में लेके जा रहा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ को? बहुत ज़्यादा। देखिए क्या है, हमारी आँखें और हमारा ब्रेन हम्म, ये डिज़ाइन नहीं है इतने फ्रीक्वेंट कंटेंट को देखने के लिए। हमारी ज़िंदगी में जो रियल लाइफ़ जैसे चलती है, हमारा ब्रेन उसके लिए ट्रेन्ड है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है कि हमारे आँखों के सामने के नज़ारे धीरे-धीरे बदलते हैं, हम्म, राइट? रियल लाइफ़ इवेंट्स में। लेकिन हम रियल लाइफ़ की जगह रील लाइफ़ को जी रहे हैं आज। तो हर 15 सेकंड्स के बाद स्क्रॉल कर देते हैं और एक इमोशन में आप थे, हम्म, सपोज़ करो कि आप एक सैडनेस की इमोशन में थे। नेक्स्ट आप वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो सपोज़ करो कि किसी और इमोशन की है, एक्साइटमेंट की है, राइट? या फिर उसके बाद आपने कोई देखा वो किसी हादसे की है। तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका परसेप्शन है, वो क्या हो रहा है, वो विदिन सेकंड्स चेंज हो जा रहा है और हर इमोशन के साथ आपके बॉडी में अलग हार्मोन्स, अलग केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। हम्म, तो अब क्या है कि इतने फ्रीक्वेंट अलग-अलग केमिकल्स इतने कम ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि वो हमें हार्म कर रहे हैं और हम समझ नहीं पाते इस चीज़ों को। तो जितना हो सके उतना हमें इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों का फ़ायदा है जो रील्स बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन आपका वो फ़ायदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को बचपन से ही फोन दे देते हैं। हमने ये चीज देखी है कि वो एक, क्योंकि रियल लाइफ है आपने भी बताया, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे बिल्कुल बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो पेरेंट्स इंजॉय कर रहे हैं, बट वो भूल जाते हैं कि आगे चल के इसका साइड इफेक्ट उन्हीं के बच्चों पे पड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि इससे आई थिंक चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आजकल, ऑटिज्म के बच्चे देखने जा रहे हैं जो कि पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चे के साथ ऐसे बच्चे सच में ही ऐसा कुछ है इन चीजों में? डेफ़िनिटली देखिए क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं, अगर मैं हार्श रियलिटी की बात करूँ, मतलब एक कड़वा सच कहूँ, तो पेरेंट्स बच्चे के हाथ में मोबाइल इसलिए देते हैं कि वो उतनी देर हमें कम परेशान करे। हाँ, रियलिटी ये होती सच है, बात है। क्योंकि मोबाइल में वो अपना कुछ म्यूज़िक चला रहा है या कार्टून देख रहा है या क्या वो देख रहा है पता नहीं हमें। हम्म, लेकिन उसके सामने कुछ कंटेंट आ रहा है, उसके सेंसेस एंगेज हो रहे हैं। विजुअल सेंस यानी उसको कुछ दिखाई दे रहा है, हम्म, ऑडियो सेंस सुनने वाले सेंस उसके एंगेज हो रहे हैं, कुछ फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये एक तरह का हिप्नोसिस है, सम्मोहन है एक तरह का। हम्म, इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि कोई रील या वीडियोज़ आपने देखना शुरू किया, कब 1 घंटा निकल गया आपको पता नहीं चलता। हम्म, क्योंकि हमारे सेंसेस को कैप्चर कर लिया उसने, उसने हमारे माइंड को हिप्नोटाइज़ कर लिया है। तो बच्चे के हाथ में जब हम मोबाइल देते हैं और वो इतना फ्रीक्वेंट कंटेंट देखता रहता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो तो उसके अंदर ट्रैप्ड हो गया, पेरेंट को फ्री टाइम मिल गया। लेकिन उसके माइंड में जो कंटेंट जा रहा है, जो चीज़ें जा रही हैं, उसमें वो पैसिव मोड में है। 2 तरह के मोड्स हैं, एक है एक्टिव मोड, एक है पैसिव मोड। तो वो पैसिव मोड में है, इसमें वो कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ डेटा और कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। हम्म, तो जब वो कंज़्यूम करेगा तो उसका जो डेवलपमेंट है वो होगा नहीं, क्योंकि वो तब होता है जब वो एक्टिव मोड में होता है। तो मैं कई बार पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अपने छोटे बच्चे को मोबाइल देने की जगह उसको A4 शीट्स दे दो, उसे कलर्स दे दो, उसे पेंसिल्स दे दो। अगर वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो कट कर सकता है तो उसे सीज़र दे दो, अगर वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मतलब गिव द चाइल्ड सम एंगेजमेंट जिसमें उसकी फिज़िकल एक्टिविटी हो, ना कि वो सिर्फ कंटेंट कंज़्यूम करे, ना कि वो सिर्फ टीवी या मोबाइल के सामने बैठ जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो बच्चा कभी ये समझ ही नहीं पाएगा कि रियल वर्ल्ड क्या है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम 6-7 इयर्स के नहीं होते, तब तक हमारा लॉजिकल या कॉन्शियस माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड गेटकीपर के जैसा है, वो गार्ड के जैसा है जो डिसाइड करता है कि कुछ मुझे सबकॉन्शियस में जाने देना है या मुझे रोक देना है। हम्म, जब वो गेटकीपर है ही नहीं, तो जो भी आप दे रहे हो वो सब सबकॉन्शियस में जा रहा है। और माइंड 6-7 इयर्स तक मैक्सिमम प्रोग्राम्ड हो जाता है और उस गार्बेज से प्रोग्राम हो रहा है, जो गार्बेज उसकी ज़िंदगी में काम आने वाला नहीं है। हम्म, इसीलिए आज आप देखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, यूट्यूबर बनने में या हम्म, टिकटॉकर बनने में या रील्स बनाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। कंटेंट क्रिएट करने में ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उससे सिग्निफिकेंस मिलता है, कितने व्यूज़ आ गए, आपने एक वीडियो शेयर किया, हम्म, फिर आप चेक करते हो थोड़ी देर बाद हाँ, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, क्या चीज़ें हुई। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप ट्रैप्ड हो जाओगे और जैसे दुनिया बदल रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय के बाद ये चीज़ें आउटडेटेड हो जाएँगी, कुछ और हो जाएगा। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 8-10 साल इन चीज़ों पे लगा दिए और खुद को डेवलप नहीं किया, वो 8-10 सालों बाद कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा।
बट लोगों को लगता है कि इससे ही सिर्फ अर्निंग हो सकती है, यही एक अर्निंग का बेस्ट सोर्स है। ये चेंज हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इवोल्यूशन देख लीजिए, कुछ समय पहले जो चीज़ें बहुत बड़ी थी, आज वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ही पैनिक अटैक, एंग्जायटी होना, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है कहीं न कहीं, क्योंकि जब बच्चा बचपन से इन चीज़ों में जाएगा, घुसेगा, इन चीज़ों को एन्जॉय करेगा, तो आगे चल के जब उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो अक्सर एंग्जायटी इसीलिए बढ़ती है। क्या है ना, सिग्निफिकेंस मिलता है। देखिए, आपने एक वीडियो शेयर किया, हुँ। उसको लोगों ने अच्छे कमेंट्स कर दिए, लाइक कर दिया। हुँ। आपको एक मोटिवेशन का डोज़ मिल गया, डोपामाइन शॉट मिल गया बेसिकली। अब क्या है कि ये तो रियल वर्ल्ड में हो रहा है। जब आप रियल वर्ल्ड में जाएँगे और आप ऑफ़िस में जाके काम करेंगे, वहाँ तो इतनी एप्रिसिएशन मिलेगी नहीं कि यस, यस, थम्स अप दिया आपने, बहुत अच्छा किया। हर कोई तो ये नहीं करने वाला। तो फिर क्या लगता है कि वो जो वर्ल्ड था वही बेहतर था। ये जो वर्ल्ड है ये खराब है। उस वर्ल्ड में आप जी नहीं सकते। जीना इस वर्ल्ड में पड़ेगा आपको, क्योंकि हुँ। कितने लोग, कितने कंटेंट क्रिएटर ऐसे बनेंगे जो सिर्फ़ उस कंटेंट की वजह से बहुत अच्छा फ्यूचर या फाइनेंस क्रिएट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, वो लिमिटेड नंबर्स होगा। हुँ। लेकिन लोग बहुत सारे हैं। रियल वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा और वहाँ पे उस तरह की एप्रिसिएशन, उस तरह का डोपामाइन शॉट नहीं मिलेगा। हुँ। तो फिर क्या होता है कि फिर इंसान रियल वर्ल्ड से हट जाता है और इस रियल वर्ल्ड की तरफ भागता है, जहाँ लाइफ है नहीं एक्चुअली। तो ये सारा रीज़न बन जाता है फिर इमोशनल, मेंटल इश्यूज़ का। हुँ। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि जैसे आजकल काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारी फीस वगैरह भी है, काफ़ी हाई चार्जेस भी लोग लेते हैं। तो आपके साइड से कोई एक ऐसी सर्विस जो कि मतलब बिना क्लाइंट आपके पास आए भी कंज़्यूम कर सकता है, उसे लगता है कि हाँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ठीक कर सकता हूँ, बिना आपके पास जाए, ऐसा कुछ है? डेफ़िनिटली। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ। बिल्कुल। मैं उन लोगों के साथ वर्क करता हूँ जो ट्रेनर, काउंसलर, कोच बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाहते हैं। तो मेरा टाइम काफ़ी इन चीज़ों में जाता है और जो मैं कोर्सेज़ क्रिएट करता हूँ उसमें जाता है। तो वन टू वन हर किसी को हेल्प करना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस पर्पज़ को सर्व करने के लिए मैंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो बहुत सारे, मतलब आई थिंक शायद 1000 के आस-पास यूट्यूब वीडियोज़ होंगे मेरे, राइट? जिसमें अलग-अलग टॉपिक्स पे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, पेरेंटिंग, मतलब एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उन सब पे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो यूट्यूब पे हैं। तो जो कुछ भी पे नहीं कर सकते, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, वो यूट्यूब पे जाके उन वीडियोज़ को देख के अपने लिए सॉल्यूशंस ले सकते हैं। वो वीडियोज़ मैंने यूट्यूब से अर्निंग के लिए नहीं बनाए हैं, व्यूज़ के लिए नहीं बनाए हैं, वो मैंने लोगों अवेयर। को हेल्प करने के लिए बनाए हैं। फिर है जो मेरी वेबसाइट है programyourmind.org, हुँ। वहाँ पे जा सकते हैं या मेरे ऐप पे जा सकते हैं, प्रोग्राम योर माइंड ऐप है। वहाँ पे मिनी कोर्सेज़ मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी कॉस्टिंग लगभग 2000 के आस-पास है। उनकी मदद से एक इंसान अपने ओसीडी, यानी कि हुँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको खुद से हील करना सीख सकता है, बाहर आना सीख सकता है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, फ़ोबिया, सोशल एंग्ज़ायटी, जो पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर होता है, वो चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं जिनके ऊपर मिनी कोर्सेज़ हैं, जिसे एक इंसान खुद उस कोर्स को जॉइन करके, उस वीडियो कोर्स से वो चीज़ें सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है। और उसकी कॉस्ट इतनी कम है जो शायद एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या एनएलपी थेरेपिस्ट के पास जाने से भी कम है। यानी वहाँ पे आप जाएँगे, मिनिमम आप 5000, 7000, 10000 पे हुँ। करेंगे और इनकी कॉस्ट शायद किसी की 1000, किसी की 2000, या कुछ और बड़े कोर्सेज़ भी हैं मेरे, लेकिन इस वे में वो खुद को हेल्प कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।